हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियन चैप्टर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर। अब बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने विलयन के प्रकार को पढ़ा था और दो प्रकार के विलयनों को पढ़ा था। एक हम लोगों ने पढ़ा था आदर्श विलयन, क्या पढ़ा था? आदर्श विलयन। और एक पढ़ा था अनादर्श विलयन। थोड़ा सा अगर रिवाइज करा दें तो बात करें तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं? जो अलग अलग ताप और अलग अलग सांद्रता पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं। किसके नियम का पालन करते हैं? राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं। और जो अलग अलग ताप और सांद्रता पर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम लोग कौन सा विलयन कहते हैं? अनादर्श विलयन। कौन सा विलयन? अनादर्श विलयन। तो जो हमारा आदर्श विलयन है इसमें दो प्रकार का विचलन होता है। किसी भी प्रकार के जो हमारे आदर्श विलयन होते हैं उनमें दो प्रकार का विचलन होता है। पहला हो गया हमारा धनात्मक विचलन और दूसरा हो गया हमारा ऋणात्मक विचलन। यानी धनात्मक और ऋणात्मक विचलन किस विलयन के लिए है? आदर्श विलयन के लिए है। किस विलयन के लिए है? आदर्श विलयन के लिए है, जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता है। जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं डिस्कस धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बारे में, और देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके वजह से हम इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं तो जब भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन में दो चीजों के बारे में अंतर लिखते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है एक लाइन ड्रॉ करना। हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक तरफ हम लोग लिखते हैं धनात्मक विचलन। क्या लिखते हैं? धनात्मक विचलन। और दूसरी ओर होता है हमारा ऋणात्मक विचलन। अब अगर हम लोग डिस्कस करें धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में तो सबसे पहली बात कि राउल्ट्स का, जैसे हमारे पास एक विलयन है, हमारे पास एक विलयन है जिसमें एक घटक है A और एक घटक है B। A का आंशिक दाब है PA और B का आंशिक दाब है PB। तो राउल्ट्स का नियम क्या कहेगा कि PA जो है वो बराबर होता है P0A इंटू XA। इसका मतलब है किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब, ध्यान से सुनिएगा, किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाव दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये था हमारा राउल्ट्स का नियम। इसी प्रकार B घटक के लिए क्या हो जाएगा? B घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाव दोनों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये था हमारा राउल्ट्स का नियम। ये था हमारा राउल्ट्स का नियम। अब ये जो आदर्श विलयन है इसमें इसकी स्थिति में दो प्रकार के विचलन होते हैं। एक होते हैं धनात्मक विचलन और एक होते हैं ऋणात्मक विचलन। तो चीजों को समझते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो अगर पहला जो घटक है PA यानी एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, अगर वो उसका मान ज्यादा आए, एक घटक के आंशिक वाष्प दाब से ज्यादा मान आए, किससे ज्यादा मान आए? तो P0A इंटू XA। ये हो गया हमारा राउल्ट्स का नियम। और अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभाव दोनों के गुणनफल से बड़ा हो तो वो कैसा विचलन है? धनात्मक विचलन। कैसा विचलन है? धनात्मक विचलन। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें
तो जो पी बी का मान आएगा वो भी बड़ा होगा किससे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। तो ये हो गया हमारा धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में जो घटक का आंशिक वाष्प दाब है वो अधिक होता है। किससे अधिक होता है, उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और मोल प्रभार उनके गुणनफल से अगर मान अधिक है तो आदर्श विलयन में कौन सा विचलन होगा, धनात्मक विचलन। कौन सा विचलन होगा, धनात्मक विचलन। अब हम लोग बात करते हैं ऋणात्मक विचलन की। तो ऋणात्मक विचलन में जो एक घटक का आंशिक वाष्प दाब होगा उसका मान कम होगा। किससे, तो शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और उसके मोल प्रभार से। अगर इससे इसका मान कम आया तो ये ऋणात्मक विचलन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन में घटक का आंशिक वाष्प दाब घट जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पी बी। तो पी बी का भी मान अगर कम है पी नॉट बी इंटू एक्स बी से, तो कैसा विचलन है हमारा, ऋणात्मक विचलन। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो राउल्ट्स के नियम को, अब राउल्ट्स के नियम के अनुसार अगर आंशिक वाष्प दाब अधिक है शुद्ध वाष्प दाब और मोल प्रभार से तो धनात्मक विचलन, और अगर आंशिक वाष्प दाब कम है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभार के तो ये कैसा विचलन है, ऋणात्मक विचलन। तो हम लोगों ने देखा कि पहला अंतर वाष्प दाब को लेकर कि कौन से आदर्श विचलन में, कौन से आदर्श विलयन में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन होता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, ठीक है। जो अगर हमारा कोई धनात्मक विचलन है, अगर हम लोग बात करें तो अगर आदर्श विलयन में हमारा धनात्मक विचलन हो रहा है तो जो आयतन में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन यानी डेल V का मान, आयतन में परिवर्तन यानी डेल V का मान। तो आयतन में जो परिवर्तन होगा किसका, विलयन का। अगर आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है अगर हम इसको टोटल अगर डिफरेंशियल में लिखें तो लॉन्ग लिखते हैं इसमें मासा की तरह, इसमें डेल VMIX का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। चीजों को समझते हैं। V मतलब वॉल्यूम आयतन और डेल V मतलब आयतन में परिवर्तन। तो अगर हमारे आदर्श विलयन में, अगर हमारे आदर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन धनात्मक हो रहा है तो कैसा विचलन है, धनात्मक विचलन। जस्ट 1 मिनट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग कहाँ पर थे, हाँ, डेल VMIX में। तो अगर हमारा आयतन में परिवर्तन, अगर हमारा आयतन में परिवर्तन अगर धनात्मक हो तो कैसा विचलन है, धनात्मक विचलन। क्लियर। डेल VMIX का मान अगर धनात्मक पॉजिटिव आ रहा है तो धनात्मक विचलन हो जाएगा। और अगर आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन का जो मान है अगर ऋणात्मक हो तो वो कैसा विचलन है, ऋणात्मक विचलन। कैसा विचलन है, ऋणात्मक विचलन। अब हम लोग तीसरे पार्ट में आ जाते हैं। इसमें डेल H मिक्स का मान धनात्मक होता है और इधर में इसमें डेल H मिक्स का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो अगर बात करें हम लोग डेल H यानी एंथैल्पी में परिवर्तन, H मतलब एंथैल्पी, डेल H मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन।
अगर आदर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक हो रहा है तो वो धनात्मक विचलन को दर्शाएगा, और अगर एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक हो रहा है तो वो ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि आदर्श विलयन में किस प्रकार कौन सी परिस्थिति में हमारा धनात्मक विचलन होता है और ऋणात्मक विचलन होता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोलरता और मोलरता में अंतर, और इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मोलरता और मोलरता में अंतर। बात करते हैं हम लोग मोलरता एवं मोलरता में अंतर। अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारा इस बार का जो टॉपिक है वो दो टॉपिक है, मोलरता और मोलरता। सबसे पहले जानेंगे कि मोलरता और मोलरता दोनों का यूज कहाँ करते हैं? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कभी हम लोग मोलरता का प्रयोग करते हैं, और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कभी हम लोग मोलरता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो दोनों का ही हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर हम लोग इन दोनों में डिफरेंस यानी अंतर बता सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का अंतर लिखते हैं तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक तरफ हमारा आ जाएगा मोलरता और एक तरफ हमारा आ जाएगा मोलरता। मोलरता तो अगर हम लोग बात करें तो जब भी कभी हम लोग विलयन की मोलरता बताते हैं, जब भी कभी हम लोग विलयन की मोलरता बताते हैं, उसमें हम लोग उसका कंपेयर विलयन के आयतन से करते हैं। किसे करते हैं? विलयन के आयतन से। याद कीजिए फॉर्मूला में नीचे में रहता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलय के मोलों की संख्या की तुलना किससे करते हैं? विलयन के आयतन से। किसमें? मोलरता में। और वही जब मोलरता में व्यक्त करते हैं तो होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन, विलायक का द्रव्यमान। तो हम लोग मोलरता में विलायक के द्रव्यमान से कंपेयर करते हैं और मोलरता में विलयन के आयतन से। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस हो जाएगा कि हम लोग जो मोलरता और मोलरता ज्ञात करते हैं वो किसके बेसिस पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें विलयन के आयतन से तुलना की जाती है। जब भी हम लोग मोलरता में तुलना करेंगे तो विलयन के आयतन को लेंगे, और अगर हम मोलरता में बात करें तो इसमें विलायक के द्रव्यमान, इसमें विलायक के द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब देखिए जब भी कोई हम लोग विलयन बनाते हैं तो अगर हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे या तापमान में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो विलयन के आयतन में परिवर्तन होता है, लेकिन विलायक का द्रव्यमान में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी अगर हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे तो हमारा मोलरता जो है वो चेंज हो जाएगा। मोलरता का मान तापमान बढ़ाने पर बदलेगा। क्यों? क्योंकि मोलरता ज्ञात की जाती है विलयन के आयतन से, और विलयन का आयतन का प्रभाव तापमान पर पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग मोलरता ज्ञात करेंगे तो ताप कितना भी बढ़ा दें मोलरता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और तापमान विलायक के द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। तो हमारा जो अगला टॉपिक है जिसके बेसिस पर हम लोग इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे वो है कि
तापक्रम में वृद्धि करने पर, तापक्रम में वृद्धि करने पर मोलरता के मान में परिवर्तन होता है। मोलरता के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि करने पर मोलरता के मान में परिवर्तन होता है। क्यों मोलरता के मान में परिवर्तन होता है? क्योंकि तापक्रम में परिवर्तन करने पर हमारा विलयन का आयतन में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो मोलरता की, तो तापक्रम में परिवर्तन करने पर, तापक्रम में परिवर्तन करने पर मोलरता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोगों ने सेकेंड अंतर को देखा तापमान को लेकर कि तापमान में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो मोलरता के मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मोलरता के मान में परिवर्तन होगा। अब हम लोग तीसरा टॉपिक बात करते हैं। तो मोलरता जो है, मोलरता इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जब हम मोलरता को लिखते हैं, किससे लिखते हैं? कैपिटल M से। और बात करें मोलरता की तो इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। तो स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है मोलरता को और कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है मोलरता को। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग मोलरता और मोलरता में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात कि मोलरता जब हम लोग ज्ञात करते हैं उसमें हम लोग विलयन के आयतन से तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? विलयन के आयतन से। और अगर हम लोग मोलरता का बात करें तो इसमें हम लोग विलायक के द्रव्यमान से कंपेयर करते हैं, पहला अंतर। दूसरा तापमान, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करेंगे आयतन में परिवर्तन होगा, और अगर आयतन में परिवर्तन होगा तो मोलरता में भी परिवर्तन होगा। लेकिन अगर जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करेंगे तो मोलरता के मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विलायक का द्रव्यमान ही नहीं बदलेगा तो मोलरता भी नहीं बदलेगा। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं मोलरता के लिए कैपिटल M और मोलरता के लिए स्मॉल m। अब हम लोग और चाहें तो हम लोग इसके मात्रक को भी तुलना में कर सकते हैं। जो मोलरता का मात्रक होता है वो क्या होता है? बोलिएगा, याद है किसी को? चलिए, अगर हम लोग बात करें तो मोलरता में ऊपर में हम लोग रखते हैं विलय के मोलों की संख्या और नीचे में हम लोग रखते हैं विलयन का आयतन। यानी कि मोलरता का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मोल पर लीटर। मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, चौथा अंतर हो गया। और मोलरता का हो जाएगा मोल पर केजी। तो अगर हम लोग बात करें तो मोलरता और मोलरता दोनों के मात्रक में भी परिवर्तन है। दोनों को हम लोगों का अलग अलग मेथड है मापने का। एक को हम लोग मोल पर लीटर में मापते हैं और एक को हम लोग मोल पर केजी में मापते हैं। आप चाहें तो उसे भी 4 नंबर पर लिख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि मोलरता और मोलरता में किस प्रकार अंतर स्पष्ट किया जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें और भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसका संबंध हमारे इस चैप्टर से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद, टेक केयर।